ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो डिस्क्रीट मैथ पर चल रही थी और डिस्क्रीट मैथ में आप चैप्टर नंबर 3 लगाओ। चैप्टर नंबर 3 है ग्राफ सिद्धांत। जो ये ग्राफ है ये सामान्य ग्राफ नहीं है जो हमने पढ़ा है 9th क्लास 10th क्लास और 11th क्लास, वो ग्राफ नहीं है। हमने 9th क्लास और 10th क्लास और 11th क्लास में क्या पढ़ा है, कोई समीकरण है हमारे पास x और y, वहां से हम क्या निकाल लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं, फिर वो मान कहां भर देते हैं, ग्राफ में भर देते हैं। ये विश्व इस प्रकार का ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ है वो अलग टाइप का ग्राफ है। इसमें क्या चलेगा, ग्राफ थ्योरी चलेगी, मतलब ग्राफ क्या चलेगी, सिद्धांत चलेगी, थ्योरी का ये पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ग्राफ की परिभाषा की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे कि ग्राफ है वो किस प्रकार का बनेगा और उसकी परिभाषा हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इस ग्राफ की परिभाषा को आपको समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं V1 और इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं V2 और दोनों पॉइंट को क्या कर देता हूं, मिला देता हूं और इस मिलाने वाली को मैं क्या बोल देता हूं, लाइन बोल देता हूं। और इसका एक और नाम है जो बुक में चलता है कोर। आप इस लाइन को क्या बोलोगे, कोर बोलोगे। अधिकतम शब्द आपको लाइन के स्थान पर क्या नाम लेना है, कोर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जो किताब में आपने जो वर्ड दे रखा है वो किसका दे रखा है, कोर का दे रखा है। तो ये क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। तो यहां पर V1 और V2 और इस कोर को लिखा जाता है स्मॉल e1 लिख देते हैं। एक और है तो ये कौन सी होगी, स्मॉल e1 होगी, या स्मॉल e लिख दो वो भी सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये V1 और V2 क्या है। सर ये V1 और V2 क्या है, ये क्या शीर्ष है, क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। जो बिंदु है इन बिंदु को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं और इन लाइन को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और ये बिंदु क्या होता है, ये भी शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष होता है। तो यहां पर क्या बनेंगे, ये V1 और V2 क्या है, शीर्ष के सदस्य। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये शीर्ष है और शीर्ष के क्या हो गए, दोनों सदस्य हो गए और ये सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, समुच्चय बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं और इस समुच्चय को क्या बोलते हैं, शीर्ष समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष समुच्चय बोलते हैं। ये V1 और V2 और यहां पर और आ सकता है V3 और V4 आ सकता है। क्या आ सकता है, और इनको मिलाने वाली जो लाइन होते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। यार आप क्या बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो, लाइन भी सही है। और इसका नाम मैं दे देता हूं E1 और इस कोर का नाम दे देता हूं E2 और इस कोर का नाम दे देता हूं E3 और इस कोर का मैं नाम क्या दे देता हूं E4। तो यहां पर ये E1 E2 E3 E4 ये क्या बनते हैं, सदस्य हैं। किसके सदस्य, कोरों का सदस्य, कोरों के सदस्य। और ये कोरों के जो सदस्य वो E1 E2 E3 और E4 है। ये सभी क्या है, कोरों के सदस्य हैं और ये कोरों के सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, कोर समुच्चय बना लेते हैं। कोर समुच्चय बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कोर समुच्चय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कोर समुच्चय बना लेते हैं। और ये V1 V2 V3 V4 ये क्या है, ये शीर्ष है। ये सभी शीर्ष क्या है, सभी शीर्ष सदस्य हैं और ये सदस्य सभी शीर्ष ये क्या सदस्य हैं, ये शीर्ष सदस्य बोलते हैं। और ये शीर्ष सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, शीर्ष समुच्चय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, शीर्ष समुच्चय बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, शीर्ष समुच्चय बनाते हैं। तो आपको इस बात का अनुभव होना चाहिए कि यहाँ पर V1 V2 V3 V4 क्या समुच्चय है और E1 E2 E3 E4 ये क्या कोरे या क्या बोल सकते हो आप, लाइन बोल सकते हो। तो इन कोरों को लिखा जाता है कैपिटल कोर समुच्चय को लिखा जाता है कैपिटल ई से, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनको लिखा जाता है V से। शीर्ष समुच्चय को किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। तो V और E क्या बनता है, ग्राफ बनता है और ग्राफ को हम किससे लिख दें, G से लिख दें। मतलब यहां पर V क्या है, शीर्ष का समुच्चय और E क्या है, कोर का समुच्चय। शीर्ष का समुच्चय होने का मतलब है इसमें शीर्ष के सदस्य हैं। सदस्य कौन कौन है यहाँ पर, शीर्ष के एक सदस्य ये 2 3 और 4,
मतलब V1, V2, V3 और V4 ये सभी क्या है, शीर्ष के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर ई क्या है, यहाँ पर ई कोर का समुच्चय, कोरों का समुच्चय, यहाँ पर कोरों का समुच्चय, यहाँ पर कोरों के समुच्चय के सदस्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर E1, E2, E3, E4। ये E1, E2, E3, E4 यहाँ पर है क्या, स्मॉल। यहाँ पर ये स्मॉल है, ये यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आपको, ये प्रदर्शित ये कर रहे हैं कि ये जो कोर है, कोर सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कोर सदस्य, कोरों के सदस्य बोलते हैं। ये सभी क्या बनते हैं, कोर सदस्य बनते हैं। और कोर सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, समुच्चय बना लेते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, कोर समुच्चय बोलते हैं। और इनको लिखा जाता है E1, E2, E3, E4। ये सभी क्या है, कोर समुच्चय। ये सभी क्या है, कोर सदस्य हैं। और ये कोर सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, कोर समुच्चय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कोर समुच्चय बनाते हैं। और ये क्या बना लेते हैं, V1, V2, V3, V4 ये शीर्ष है, शीर्ष सदस्य है। शीर्ष के क्या सदस्य है, तो ये क्या बनाते हैं, शीर्ष समुच्चय बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, शीर्ष समुच्चय बना लेते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार से बने, परिभाषा बनेगी इसकी, शीर्षों का समुच्चय भी लिख देना कोष्टक में, तथा कोरों का समुच्चय तथा कोरों का समुच्चय कोष्टक में क्या लिख देना, ई लिख देना। मिलकर शीर्षों का सदस्य, कोरों का सदस्य मिलकर एक संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ज्यामिति बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं। जो G बराबर VE बनता है, G बराबर VE बनता है, ये एक ग्राफ कहलाता है। G बराबर VE ये एक ग्राफ कहलाता है। ये लो आपकी हो गई परिभाषा। और इसको सामान्य एक एग्जाम्पल के माध्यम से और दर्शा देना। हमारे पास पॉइंट V1, V2 और V3 और V4 है। इनको मिलाने वाली ये क्या होती है, लाइन होती है, या क्या बोलते हैं, इनको कोर बोलते हैं। और इस लाइन को E1 दे देता हूं, इस लाइन को E2 दे देता हूं, इस लाइन को E3 दे देता हूं और इस लाइन को E4 दे देता हूं। यहाँ पर शीर्षों का समुच्चय क्या है, यहाँ पर शीर्षों का समुच्चय मतलब शीर्ष सदस्य यहाँ पर कौन कौन से हैं। शीर्षों का समुच्चय का मतलब है यहाँ पर शीर्ष सदस्य कौन कौन से हैं, V1 शीर्ष सदस्य, V2 शीर्ष सदस्य, V3 शीर्ष सदस्य, V4 क्या है, शीर्ष सदस्य। फिर आता है कोरों का समुच्चय, कोरों का समुच्चय। सर यहाँ पर कोरों के समुच्चय कौन, कोरों के सदस्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर कोरों के जो सदस्य वो E1, E2, E3, E4 है। ये सभी क्या कोरों के कोरों के सदस्य हैं। और ये कोरों के सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, कोरों का समुच्चय बना ले लेते हैं। और इसको लिखा जाता है G बराबर, G किसको व्यक्त करते हैं, ग्राफ को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, ग्राफ को व्यक्त करता है। तो G बराबर EB बनता है। क्या बनता है, EB बनता है। यह क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। ये क्या हो गई, ग्राफ की परिभाषा हो। इसके बाद इसमें क्या आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट को समझते हैं। इन सभी पॉइंट को समझते हैं। एक ग्राफ और बना लेना, एक डायग्राम और बना लेना, आपके लिए बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा इसका।
एक डायग्राम और बनाओ इस प्रकार E1, V1, V2 और V3। इनमें जो कोर है ये E1 दे देना और इसका नाम E2 दे देना और इसका नाम दे देना E3 और इसका नाम क्या दे देना E4। और इसमें शीर्षों का समुच्चय, मैं आपसे पूछूं कि शीर्षों का समुच्चय इसमें कौन से? शीर्षों का समुच्चय, शीर्षों का समुच्चय का मतलब है शीर्ष कौन कौन से इसमें सदस्य हैं। शीर्ष सदस्य आपको लिखने, कौन से सदस्य हैं? शीर्ष सदस्य लिखने हैं। तो शीर्ष सदस्य कौन कौन से होंगे? V1, V2, V3, V4 होंगे। और आप ध्यान में रखना, और ध्यान में रखना कोरों का समुच्चय, कोरों का समुच्चय, कोरों का समुच्चय का मतलब है कोर सदस्य आएंगे। इसमें कौन से सदस्य आएंगे? कोर सदस्य आएंगे। कोर सदस्य कौन कौन से हैं? E1, E2, E3, E4। और ये क्या बनेगा? एक ग्राफ बनेगा जिसमें V शीर्षों का समुच्चय और E कोरों का समुच्चय आएगा। यह क्या कहलाता है? एक ग्राफ कहलाता है। ये सेकेंड एग्जाम्पल और था। इसके बाद इसमें क्या आएंगे? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे, उन पॉइंटों को हम समझेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाओ, पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाओ। ग्राफ भी चल रहा है, नीचे आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाओ। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अत्यंत शीर्ष। अत्यंत शीर्ष, इसको अत्यंत का मतलब होता है अंतिम, या बोल दो अंतिम शीर्ष। एक बुक में आपको ये लिखा हुआ है अत्यंत, अत्यंत लिखा हुआ है। अत्यंत का मतलब होता है अंतिम, शीर्ष का मतलब आप सभी जानते हो। शीर्ष का मतलब आप सभी जानते हो, तो हम क्या पढ़ेंगे? अत्यंत शीर्ष पढ़ने वाले। जैसे हमारे पास दो शीर्ष है, एक तो V1 शीर्ष है और एक क्या है? V2 शीर्ष है। एक तो V1 शीर्ष है और एक V2 शीर्ष है, इनके मध्य की क्या है? कोण है। इसका नाम E1 दे दिया। क्या नाम दे दिया? E1 दे दिया। तो आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे? इन पॉइंट को क्या आप क्या बोलोगे? इन पॉइंट को, ये दोनों जो पॉइंट है क्या कहलाते हैं? अंतिम पॉइंट कहलाते हैं। यहां पर हमने प्रारंभिक पॉइंट क्यों नहीं बोला? क्या सर हम एक को प्रारंभिक बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? अंतिम बोलते हैं। आप किसको अंतिम प्रारंभिक बोलोगे? ये बात आपको बतानी है। अगर मैं इस प्रकार से ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ भी एक प्रकार का, इस प्रकार से मैं ग्राफ बना दूं कि सर यहां से चलना प्रारंभ किया और इधर जा रहा है। ये तीर का निशान क्या बताता है? ये दिशा बताती है। अगर दिशा के साथ बनता ग्राफ, उस ग्राफ को बोलते हैं दिष्ट ग्राफ। ये हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक ये रहने वाला है, दिष्ट ग्राफ। लेकिन इसमें तीर का निशान नहीं आएगा। सामान्य जो ग्राफ में है वो तीर का निशान नहीं आएगा, तीर का निशान नहीं आएगा। इस कारण इन दोनों बिंदुओं को क्या बोला गया? इन दोनों बिंदुओं को अंतिम बिंदु ही बोला गया। क्या बोला गया? अंतिम बिंदु। तो मतलब एंड पॉइंट बोला गया। अंतिम, अत्यंत का मतलब इंग्लिश में बोल सकते हो आप एंड। क्या बोलते हैं? एंड शीर्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंड शीर्ष बोल सकते हैं। तो इन दोनों शीर्ष को हमने क्या बोल दिए? एंड शीर्ष, एंड बोल दिया। मतलब ये दोनों है, दोनों पॉइंट एंड है, इसके बाद पॉइंट नहीं है। एंड का मतलब इसके बाद इन दोनों पॉइंट के अलावा दूसरा तीसरा पॉइंट नहीं है। इन्हीं पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं? अत्यंत शीर्ष बोलते हैं, अंतिम शीर्ष बोलते हैं, या एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड शीर्ष बोलते हैं, ऐसे लिखो, एंड शीर्ष, एंड शीर्ष। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? इन दोनों को डैश डैश लाइन से लिख देना। ये दोनों जो शीर्ष है क्या कहलाते हैं? एंड शीर्ष कहलाते हैं। अत्यंत,
अत्यंत शीर्ष क्या कहलाते हैं? अत्यंत एंड या अंतिम शीर्ष भी बोल सकते हैं, अंतिम। ऐसा ग्राफ जिसमें, ऐसा ग्राफ, परिभाषा लिखनी इसकी, ऐसा ग्राफ, ग्राफ जिसमें शीर्ष V1 तथा शीर्ष V2 को, ऐसा ग्राफ जिसमें शीर्ष V1 तथा शीर्ष V2 को अत्यंत शीर्ष कहते हैं, अत्यंत शीर्ष कहते हैं, अत्यंत शीर्ष कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें शीर्ष V1 और शीर्ष V2 को अत्यंत शीर्ष ग्राफ कहते हैं। ये लो आपकी परिभाषा। अब अगर क्या मानूं मैं, अगर हम ऐसा मान लें तो ये दोनों शीर्ष, ये दोनों शीर्ष कौन कौन से शीर्ष? V1 और V2, ये दोनों शीर्ष क्या आ जाए? एक ही पॉइंट पे आ जाए। इस प्रकार से ये V1 है और इस प्रकार से यहां पर क्या हो जाए? V2 हो जाए। मतलब V1 और V2 एक ही पॉइंट पर विद्यमान है, मतलब V1 और V2 का मान क्या हो? एक हो। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये लूप का बनेगा। किसका बनेगा? लूप का ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा? लूप का बनेगा। और इसको आप, ये जो लाइन बनेगी इस लाइन को E1 दे देना, ये लाइन बनेगी इस लाइन को क्या दे देना? E1 दे देना। और ये जो गोल चक्कर बन रहा है ये क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। ऐसा ग्राफ, इसकी परिभाषा देखो लूप ग्राफ की, लूप ग्राफ। पहले आप ये डायग्राम बनाना और ये परिभाषा, इसके बाद एडी लिखना लूप ग्राफ। लूप ग्राफ, लूप ग्राफ की क्या बना लेना? डायग्राम बना लेना। मतलब हमने क्या किया, जो एंड पॉइंट थे हमारे पास दो एंड शीर्ष से, मतलब दो अत्यंत या अंतिम शीर्ष थे, इन दोनों अंतिम शीर्ष को हमने क्या कर दिया? एक ही बिंदु पर विद्यमान कर दिया। एक ही बिंदु पर विद्यमान करने पर ये क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। लूप का मतलब होता है बंद, मतलब गोलाकार आकार बन जाता है। तो इसको लिखना ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें, ऐसा ग्राफ जिसमें दोनों, ऐसा ग्राफ जिसमें अत्यंत शीर्ष एक ही बिंदु पर विद्यमान हो, एक ही बिंदु पर उपस्थित हो, एक ही बिंदु पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को लूप ग्राफ कहते हैं। लूप ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? लूप ग्राफ कहते हैं। यह हो गई लूप ग्राफ की परिभाषा। मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला कौन सा लिखा है? अत्यंत शीर्ष या अंतिम शीर्ष या एंड शीर्ष। क्या होता है? ये शीर्ष होता है, हमारे पास दो शीर्ष है और इन दोनों शीर्ष को हम क्या बोल देते हैं? अत्यंत बोलते हैं। मतलब ये लास्ट दो शीर्ष, इनके अलावा कोई शीर्ष नहीं, तो इन शीर्ष को हम क्या बोलते हैं? अंतिम शीर्ष बोल देते हैं। इनके अलावा तीसरा शीर्ष नहीं है। और एक लूप ग्राफ बनता है, अत्यंत जो शीर्ष होता है, ये दोनों जो अत्यंत शीर्ष होते हैं V1 और V2 क्या? दोनों अत्यंत शीर्ष है। यहाँ पर V1 और V2 क्या है? दोनों अत्यंत शीर्ष है। ऐसा ग्राफ जिसमें दोनों अत्यंत शीर्ष, दोनों लिखो यहाँ पर दोनों अत्यंत शीर्ष एक ही बिंदु पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को लूप ग्राफ कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें दोनों अत्यंत या एंड शीर्ष या अंतिम शीर्ष एक ही बिंदु पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? लूप ग्राफ बोलते हैं। और ये डायग्राम बना लेना, ये ग्राफ बना लेना, ये क्या एक प्रकार का ग्राफ है।
आगे नेक्स्ट पॉइंट लगाओ, पॉइंट नंबर 3। 2 पॉइंट हो गए हैं, तीसरा पॉइंट लिखो। ये सभी पॉइंट हम कहां यूज में आने वाले, क्वेश्चन में काम में आने वाले। ये पॉइंट आपके समझ में नहीं आएंगे ना तो आपके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसकी ग्राफ थ्योरी के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन लिखो, समांतर कोणीय ग्राफ। अतिवार हम शीर्ष के बारे में पढ़ रहे थे, अब समांतर कोणीय के बारे में पढ़ते हैं, कोर के बारे में। तो समांतर कोर ग्राफ आता है, तीसरा पॉइंट आता है समांतर कोर ग्राफ। अगर हमने क्या पढ़ा है 8th क्लास में या 6th क्लास में, हमने पढ़ा है कि समांतर क्या होती है। ये दो रेखा है, इन दोनों रेखा के बीच मध्य की जो दूरी है वो एक समान है। एक समान है तो ये दोनों रेखा क्या होगी, एक दूसरे के समान होगी, ऐसा पढ़ा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इससे इससे क्या है, अलग है, ये बहुत भी अलग है। अगर आप ये समझ लिया ना तो आपके समांतर कोर आपका पूर्णतः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कहां लगा लिया, यहां पर लगा लिया, तो आपका ये समांतर कोर ग्राफ है, ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो समांतर कोर ग्राफ क्या होती है, ध्यान से सुनना। हमारे पास दो समुच्चय, दो शीर्ष है। हमारे पास क्या है, दो शीर्ष है और इन दोनों शीर्षों के मध्य एक से अधिक लाइन हो। क्या हो, एक से अधिक लाइन हो। जैसे एक लाइन तो E1 हो गई इस प्रकार से, और एक जो लाइन है वो इस प्रकार से हो सकती है E2, और एक लाइन है वो इस प्रकार से होती है E3। तो ये तीनों जो लाइन है, ये तीनों लाइन क्या है, समांतर कोर। ये तीनों लाइन किसको व्यक्त करती है, समांतर कोर को व्यक्त करती है। तो ऐसा ग्राफ, परिभाषा लिखो इसकी, ऐसा ग्राफ जिसमें दो शीर्षों के मध्य, दो शीर्षों के सदस्य या दो शीर्षों के मध्य, ऐसे दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोर विद्यमान, या कोष्टक में लिख लेना लाइन विद्यमान या लाइन उपस्थित हो तो इस प्रकार के ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को समांतर कोर ग्राफ कहलाता है। समांतर कोर ग्राफ कहलाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास दो शीर्ष है और दोनों शीर्षों के मध्य एक से अधिक क्या हो, कोर हो। जैसे यहां पर ये E1 कोर है, ये E2 कोर है, ये E3 कोर है। ये तीनों जो कोर है क्या कहलाती है, समांतर कोर ग्राफ कहलाती है। मतलब E1, E2, E3 क्या कहलाती है, समांतर कोर ग्राफ कहलाती है। समांतर कोर ग्राफ कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर कोर ग्राफ कहलाती है। इस प्रकार से एक एग्जांपल आप और बनाओ, डायरेक्ट इसका ग्राफ एक और बनाओ, इस प्रकार से भी ऐसे लिख लो, ये E1 है और एक E2 है और B1, ये इसमें कितनी समांतर कोरें हैं, दो समांतर कोर। इसमें कितनी है, तीन समांतर कोर। मतलब दो बिंदु के मध्य एक से अधिक लाइन हो, एक से अधिक होनी चाहिए, एक नहीं, एक से अधिक होनी चाहिए। एक से अधिक कितनी भी हो सकती है। अगर एक से अधिक लाइन हो, दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक लाइन हो, तो इन लाइनों को क्या बोला जाता है, इन लाइनों को समांतर कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समांतर कोर बोला जाता है। यह पॉइंट नंबर आपका 3 हुआ। इसके बाद आता है सरल ग्राफ, सामान्य ग्राफ या सरल ग्राफ। पॉइंट नंबर 4 लगाओ आप, सरल ग्राफ क्या होता है। सरल ग्राफ, ये सभी पॉइंट आपको आने चाहिए।
समांतर कोर ग्राफ क्या होती है, सरल ग्राफ क्या होती है, लूप ग्राफ क्या होता है, अत्यंत शीर्ष ग्राफ क्या होता है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए, तभी क्या बनेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अन्यथा इस ग्राफ के आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, इस ग्राफ के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो, फिर इनको बार बार रिवाइज करो, इसके बाद ही आपके इससे क्वेश्चन बन पाएंगे, अन्यथा आपके इसके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। इसके बाद आता है सरल ग्राफ क्या होता है। सरल ग्राफ होता है जिसमें न तो लूप ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ जिसमें न तो लूप हो और नहीं क्या हो समांतर कोरे हो, ऐसा ग्राफ जिसमें नहीं तो क्या हो लूप हो। लूप का मतलब इस प्रकार से और समांतर का मतलब इस प्रकार से। अगर ये दोनों आपको नजर नहीं आ रहे डायग्राम में, तो वो ग्राफ कैसा कहलाएगा। ये दोनों आपको डायग्राम में, ग्राफ में ये दोनों आपको नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आने चाहिए डायग्राम में। ये दोनों जो मैं दर्शा रहा हूं, ये लूप और समांतर कोरे, ये आपको डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है, मतलब संरचना में आपको नजर नहीं आ रहा है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, सरल ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, सरल ग्राफ बनेगा। तो ऐसा ग्राफ जिसमें न तो लूप हो और न ही कोरे उपस्थित हो, ऐसा ग्राफ जिसमें नहीं तो लूप उपस्थित हो, नहीं तो लूप उपस्थित हो या विद्यमान हो, नहीं तो लूप उपस्थित हो या और नहीं समांतर कोर उपस्थित हो, और नहीं समांतर, ऐसे लिखो, ऐसा ग्राफ जिसमें लूप तथा समांतर कोरे दोनों उपस्थित नहीं। ऐसे लिखो, ऐसा ग्राफ जिसमें लूप तथा समांतर कोरे उपस्थित हो, कोरे उपस्थित नहीं हो, सॉरी उपस्थित नहीं हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को सरल ग्राफ कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें लूप तथा समांतर कोरे उपस्थित नहीं हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को नहीं हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं, सरल ग्राफ कहते हैं। जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, इसमें हमारे पास चार तो क्या है शीर्ष के सदस्य हैं, V1 शीर्ष के सदस्य है, V2 शीर्ष का सदस्य है, और V3 शीर्ष का सदस्य है, और V4 क्या है शीर्ष का सदस्य है। ये चारों जो शीर्ष के सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, शीर्षों का समुच्चय बना लेते हैं। और ये E1, E2 और ये E3 क्या है, E4, ये चारों जो E1, E2, E3, E4 यहाँ पर क्या है, ये कोरों के सदस्य हैं। क्या है, कोरों के सदस्य हैं, और ये कोरों के सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, कोरों का समुच्चय बना लेते हैं। तो इस प्रकार का ग्राफ है वो क्या होता है, सामान्य ग्राफ होता है, सरल ग्राफ होता है। ये लो 4 नंबर आपका जो 4 नंबर का पॉइंट है, सरल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें न तो क्या हो लूप उपस्थित हो और नहीं क्या हो समांतर कोरे उपस्थित हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सरल ग्राफ बोलते हैं। इसके बाद हेडिंग आएगी मल्टीग्राफ, 5 नंबर। इस प्रकार से बन सकता है सरल ग्राफ। यह भी एक सरल ग्राफ है, V1, V2, V3, E1, E2, E3। यह भी क्या एक प्रकार का सरल ग्राफ है, क्योंकि इसमें नहीं तो क्या समांतर कोने उपस्थित है और नहीं क्या इसमें लूप उपस्थित है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, समांतर ग्राफ बोल सकते हैं, सॉरी लूप ग्राफ, सरल ग्राफ बोल सकते हैं। इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, सरल ग्राफ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं तो सर इसमें लूप उपस्थित है और नहीं इस ग्राफ में समांतर कोने उपस्थित है, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, सरल ग्राफ बोल सकते हैं।
अगली हेडिंग लगाओ मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ क्या होता है? अगली हेडिंग आती है मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ, ये मल्टीग्राफ क्या होता है, ध्यान से सुनना इसको। ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे उपस्थित हो, ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोर उपस्थित हो तो इस प्रकार के ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को मल्टीग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीग्राफ कहते हैं। फिर से सुनना मेरी बात। ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोर उपस्थित हो तो इस प्रकार के ग्राफ को मल्टीग्राफ कहते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई ग्राफ है इस प्रकार से, ये V1 है, V1, ये V2 और ये V3 और ये V4, ये V1 V2 V4, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर शीर्ष के सदस्य हैं और ये शीर्ष के सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं, शीर्षों का समुच्चय बना लेते हैं। और ये E1, ये E2 और ये E3 और ये E4, ये किस प्रकार का ग्राफ बन गया? सर ये तो सरल ग्राफ बन गया। किस प्रकार का ग्राफ बन गया? सरल ग्राफ बन गया। अगर मैं ऐसे कर दूं इसको और E5 कर दूं तो ये किस प्रकार का ग्राफ बन गया? ये मल्टीग्राफ बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सर इसमें क्या है, एक समांतर कोर उपस्थित है। क्या है? समांतर कोरें इसमें उपस्थित है। तो इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं? सर इस ग्राफ को आप बोल सकते हो मल्टीग्राफ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मल्टीग्राफ बोल सकते हो। यहां पर E1, E5 क्या है? समांतर कोर है। समांतर कोर है, इसको बोला जाता है समांतर कोर। जरूरी नहीं इस प्रकार से भी आ सकता है। V1, V2, V3, V4 और ये। सर ये किस प्रकार का ग्राफ है? सर ये तो सरल ग्राफ है। किस प्रकार का ग्राफ बना है? सरल ग्राफ बना है। अगर इसमें मैं ऐसे कर दूं और E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7, यहां पर E3, E7 क्या है? समांतर कोर है। क्या है? समांतर कोर है। इसके बाद में आता है छद्म ग्राफ। छद्म ग्राफ, सूडोग्राफ। छद्म ग्राफ, छद्म ग्राफ, सूडोग्राफ। ऐसे ग्राफ, ऐसे ग्राफ जिसमें, ऐसा ग्राफ जिसमें, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें लूप तथा समांतर कोरें उपस्थित हो। ऐसा ग्राफ जिसमें लूप तथा समांतर कोर उपस्थित हो, उपस्थित हो तो इस प्रकार के ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को मल्टीग्राफ कहते हैं।
क्या कहते हैं, मल्टी ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं, मल्टी ग्राफ कहते हैं। फिर से ध्यान से सुना, ऐसा ग्राफ जिसमें लूप तथा समांतर कोण उपस्थित हो तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, मल्टी ग्राफ कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर ये जो ग्राफ बन रहा है, ये सर आपने किस प्रकार का ग्राफ बना दिया, सर ये तो आपने सरल ग्राफ बना दिया। किस प्रकार का ग्राफ बना दिया, सरल ग्राफ बना दिया। अगर मैं क्या करूं, यहां पर इस प्रकार से कर दूं E5, सर ये किस प्रकार का ग्राफ बन गया, सर ये तो मल्टी ग्राफ बन गया। अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक लूप बना दूं, सर ये किस प्रकार का ग्राफ बना दिया आपने, सर ये ग्राफ बन गया सदम ग्राफ, क्योंकि इसमें एक तो लूप उपस्थित है। क्या है यहां पर E6 क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर E6 क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। और E3 और E5 क्या कहलाता है, समांतर कोण कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर कोण। तो इसमें समांतर कोण भी उपस्थित है और लूप भी उपस्थित है। इस ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ को हम सदम ग्राफ बोलते हैं। इस प्रकार का ग्राफ जिसमें क्या उपस्थित हो, लूप उपस्थित हो और क्या उपस्थित हो, समांतर कोण उपस्थित हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सदम ग्राफ बोलते हैं। ये डायग्राम बन गया, तो ये ग्राफ बना लेना। परिभाषा, परिभाषा के बाद ग्राफ, बाद में ये दोनों पॉइंट बता लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये जो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं ना, अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो ये समझ लेना कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। इससे क्वेश्चन गलत होने की बहुत ही कम चांस है। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स से जुड़ेगा और इसमें आपको बहुत फ्री में क्या मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है। यहाँ पर हम ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स के माध्यम से केमिस्ट्री के और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। लेकिन यहाँ पर मैथ में जितने भी जो आपको मैं टर्म बता रहा हूँ, ये सभी टर्म क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते मैथ में। मैथ में इंपॉर्टेंट वो चीज होती है जो प्रैक्टिस होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर है तो वही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैथ में आप ध्यान में रख लेना, मैथ का कोई क्वेश्चन क्या नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैथ में इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, मैथ में नंबर अच्छे बनेंगे। अगला जो ग्राफ आता है वो आता है रिक्त ग्राफ। रिक्त ग्राफ में क्या नहीं उपस्थित हो, कोण उपस्थित नहीं। ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें कोण उपस्थित नहीं हो, कोण उपस्थित नहीं हो, ऐसा ग्राफ जिसमें कोण उपस्थित नहीं हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को, तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के ग्राफ को रिक्त ग्राफ कहते हैं। रिक्त ग्राफ कहते हैं। जैसे V1 क्या है, रिक्त ग्राफ है, और V2 क्या है, रिक्त ग्राफ है। ये V3 भी क्या है, रिक्त ग्राफ है। यहाँ पर V1 V2 V3 क्या है, रिक्त ग्राफ। ये ग्राफ भी बन रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट मैंने V1 लिखा है ना, ये प्रकार का ग्राफ था। ये किस प्रकार का ग्राफ था, रिक्त ग्राफ है। ये आपकी 7 नंबर होगी। इसके बाद लिखो आप परिमित ग्राफ। परिमित ग्राफ, परिमित का मतलब होता है नियत, निश्चित। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें शीर्ष क्या हो, निश्चित हो, और कोने भी क्या हो, निश्चित हो। इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, परिमित ग्राफ बोलते हैं। परिमित का मतलब होता है निश्चित या नियत। परिमित ग्राफ, केवल परिभाषा लिखनी है इसकी।
ऐसा ग्राफ जिसमें ऐसा ग्राफ जिसमें शीर्ष तथा कोरे नियत हो कोष्ठ में लिख लेना निश्चित हो तो इस प्रकार के ग्राफ को इस प्रकार के ग्राफ को परिमित ग्राफ कहते हैं। परिमित ग्राफ कहते हैं। इसके बाद लिख लेना अपरिमित ग्राफ। ये कोई प्रकार का आप डायग्राम नहीं बनाओगे। डायग्राम क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि आपको परिमित शीर्ष और कोरे क्या होने चाहिए आपको पता होनी चाहिए। भाई इसमें कितने शीर्ष है, 5 शीर्ष है या 6 शीर्ष है या 7 शीर्ष है, वही क्या कहलाता है? नियत कहलाता है, निश्चित कहलाता है। आपको क्या पता होनी चाहिए? कोरे पति होने चाहिए। भाई इस ग्राफ में कितनी कोर उपस्थित है, गिनती होनी चाहिए, उन गिनती फिक्स होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? परिमित ग्राफ कहलाएगा। अगला लिखो, ऐसा ग्राफ, अपरिमित का मतलब होता है निश्चित नहीं, अपरिमित का मतलब होता है निश्चित नहीं। ऐसा ग्राफ जिसमें शीर्ष तथा कोरे अनिश्चित हो या कोष्ठ में लिख लेना अनंत हो तो इस प्रकार के ग्राफ को अपरिमित ग्राफ कहते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा ग्राफ है जिसमें आप शीर्ष की क्या नहीं कर सकते? गिनती नहीं कर सकते, भाई इतना है। और कोरे की आप क्या नहीं कर सकते? गिनती नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है कितने हो सकते। अनंत है मतलब अज्ञात, पता नहीं है हो तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? अपरिमित ग्राफ कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ऐसा हो, शीर्ष क्या हो? नियत हो। शीर्ष क्या हो? नियत हो, मतलब शीर्षों की संख्या गिनी जा सकती हो लेकिन कोरों की संख्या नहीं गिनी जा सकती हो। कोरों की संख्या कैसी हो? अनियत हो, मतलब अनिश्चित हो। अनिश्चित हो या क्या लिख सकते हो? अनंत हो। तो इस प्रकार का ग्राफ ही क्या कहलाता है? अपरिमित कहलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर शीर्ष कैसा हो? अनिश्चित हो। कैसा हो? अनिश्चित हो या अनंत हो और कोरे कैसी हो? निश्चित हो। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? परिमित ग्राफ कहते हैं। परिमित ग्राफ कहते हैं। यह भी क्या कहलाता है? परिमित कहलाता है। अपरिमित ग्राफ, परिमित नहीं, अपरिमित। इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। दोनों में से एक भी निश्चित नहीं हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। अगर दोनों निश्चित नहीं हो तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। अगर दोनों निश्चित हो, दोनों समुच्चय के सदस्य क्या हो? निश्चित हो। जैसे शीर्ष भी निश्चित हो, कोरे भी निश्चित हो। निश्चित का मतलब होता है गिनती हो, गिना जा सकते हैं। तो वो सभी क्या कहलाएंगे? परिमित ग्राफ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिमित ग्राफ कहलाएंगे। ये सभी जो मैंने परिभाषा लिखाई है, इन सभी परिभाषाओं को आपको बार बार दोहराना है, इसको रिपीट करना है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास लेनी है। फिर इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन हल करेंगे।